अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के नो इट इफ यू डोंट। व्यूअर्स, आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूं। ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी लंबी होगी और ये मैं बहुत ह्यूज रिक्वेस्ट जो मेरे फ्रेंड्स ने भेजी मुझे, जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आपको मालूम है ये टर्म बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है और लोग इसको ऑफ एंड ऑन यूज़ भी करते हैं। हर छोटा बड़ा इसको यूज़ करता है। और अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो जो मेरा इंट्रोडक्टरी वीलॉग था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैं ब्लॉगर क्यों बनी और अब मैं व्लॉगर क्यों बन रही हूँ। तो वो ब्लॉगर बनने की एक जिसने आखिरी वो जो कहते हैं ना एक कील होती है जो ठोंकी जाती है, तो वो थी एक स्टेटमेंट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही थी, जो कि एक ऐसे बंदे ने दी जो अपने आप को काफ़ी फन्ने खान समझता है, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि वो क्या कह रहा है। तो उसमें मुझे बहुत गुस्सा आया था, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं लिखूँगी बारे में, और फिर मैंने लिखा भी था। बहरहाल ये वो फील्ड है जिसने मुझे ट्रिगर किया था कि मैं ये ब्लॉगर बनूँ। तो ये जैसा मैंने कहा कि ये कंपैरेटिवली ज़रा लंबी होगी और इसमें मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज और ज़ुबान में बताऊंगी इसका पूरी डिटेल अलिफ से लेके ये तक कि एक्चुअली है क्या। मसला ये है कि लोग जो हैं वो उनको ये पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उनको ये पता है कि ये इंटेलिजेंस वो है जो ह्यूमन में नहीं बल्कि मशीनों में होती है। उनको समझ एक्चुअली नहीं आती कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में छाई हुई है, लेकिन उनको चूँकि एक चीज़ अपने सामने नज़र नहीं आती, उन्होंने अपने सामने जो चीज़ नज़र आती है वो है कंप्यूटर की स्क्रीन और कीबोर्ड, बस खत्म बात। सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन दो चीज़ों के दरमियान है। अब जाहिर है सीइंग इज़ बिलीविंग, जब तक आप कोई चीज़ को बने में नहीं देखेंगे, कि उसका आउटकम सामने नहीं देखेंगे, फिज़िकल आउटकम, तो उनको नहीं समझ में आती। तो बैन ही यही चीज़ है कि लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि असल में ये किस बला का नाम है, ये क्या चीज़ है, कैसे होती है, कैसे करते हैं, कैसे ये सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है ना। तो मैं आपको ये आसान अल्फाज में बताऊंगी कि ये एक्चुअली है क्या चीज़ और इसका मतलब, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या है इसका ना। तो इसलिए आप ज़रा अपनी कॉपी पेंसिल तैयार कर लें, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये लंबी सीरीज़ होगी, ये 4 व्लॉग्स पर नहीं होगी बल्कि 8 और 10 भी हो सकते हैं। चूँकि शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपको बताऊंगी, तो आप अपनी कॉपी पेंसिल तैयार कर लीजिए। और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि आजकल ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आजकल ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसके ऊपर इसके अगर चाहें तो नोट्स ले लें, स्टूडेंट्स भी चाहें तो नोट्स ले लें और डाउनलोड करके आप रख भी सकते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी। इस इतने आसान अल्फाज में आपको ये और कहीं से नहीं मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला वीलॉग, और ये है इंट्रोडक्टरी वीलॉग। जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, या फिर वो कैपेबिलिटी जो कि मशीन्स, और मशीन से यहाँ मतलब है कंप्यूटर्स, ये वो चीज़ है जो कि इमिटेट करती है, यानी कंप्यूटर इमिटेट करता है हर वो बिहेवियर जो कि एक इंसानों में हो सकता है और होता है। और ये एंटिसिपेट किया था जो डेटा एंड एनालिटिक्स के ऊपर काम करते हैं और जो उसके प्लानर हैं और जो उसके यूज़र हैं, उन्होंने इसको एज ए टूल वो यानी इन्वेंट करने की कोशिश की। सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्टिव था और वो ये था कि इसमें से यानी डेटा एंड एनालिटिक्स, इसमें से इंसानों को हटाया जा सके, उनकी इन्वॉल्वमेंट को, ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट को हटाया जा सके। ये सिंगल ऑब्जेक्टिव था जो कि डीएनए यानी डेटा एनालिटिक्स जो है उसका एब्रिविएशन जो ऑल द वे थ्रू यूज़ होगा वो है डीएनए होगा इस पूरे उसमें ब्लॉग्स में। तो डीएनए वालों ने ये एक वाहिद ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने इसको शुरू किया ये सोच के कि हम इस सारे चक्कर से इंसानों को अलग कर देंगे और सारे काम जो है ना वो हमारे लिए मशीन करेगी। 1943 में वान मकलू और वॉल्टर पिट्स ने एक कंप्यूटेशनल मॉडल जो है ना वो बनाया न्यूरल नेटवर्क का। अब न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक मेथड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कंप्यूटर को ये सिखाता है कि उसने डेटा कैसे प्रोसेस करना है। वो यानी वो कंप्यूटर को ये सिखाते हैं कि आपने ह्यूमन माइंड से इंस्पायर होकर उसी तरीके से जिस तरीके से इंसान डेटा प्रोसेस करता है, आपने उसी तरीके से इस डेटे को प्रोसेस करना है। और ये मेथड था न्यूरल नेटवर्क का जो कि उन्होंने इजाद किया, यही यानी कंप्यूटर को सिखाया। इस मेथड के ज़रिए उन्होंने कंप्यूटर को सिखाया।
अब जो वर्किंग है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, वो बेस करती है एक सिंपल मैथमेटिकल एल्गोरिदम के ऊपर, जिसको हम थ्रेशोल्ड लॉजिक कहते हैं। अगर आपको याद हो आपका अपना 8वीं 9वीं में पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स, तो उसमें एक इनपुट वैल्यू होती है जिसको हम एक्स कहते हैं, और उसमें हम एक से इन्फिनिट तक नंबर जो है ना वो फीड कर सकते हैं। उसका एक आउटपुट भी होता है, लेकिन आउटपुट जो है वो सिर्फ एक होता है। आप नंबर एक्स में जितने मर्जी बढ़ाते जाएं, वो ये एक लीनियर अरेंजमेंट होती है, और उसका जो आउटपुट होता है ना वो सिर्फ वाई आता है, और वो एक होता है। अब ये थी बिगनिंग आर्टिफिशियल, यानी ये जो थ्रेशोल्ड लॉजिक है ना, ये बिगनिंग थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म है, ये कॉइन हुई थी 1955 में, और इसको एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एकेडमिक डिसिप्लिन यानी कि वो सब्जेक्ट जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को आज तक जबकि ये इतनी एडवांस हो चुकी है, आज तक लोगों को समझ नहीं आई कि ये क्या है। तो उस वक्त उन्होंने, यानी 1955 में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इसको एज एकेडमिक डिसिप्लिन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए, ताकि लोगों को समझ तो आए कि ये क्या चीज़ है, और आने वाले दौर में ये किस तरह ओवरटेक करेगी सारे बिजनेसेस को और हर चीज़ को। ऑलमोस्ट यू नेम एनीथिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर। बल्कि अब तो ये हाल है कि इसके बगैर कोई काम चलता ही नहीं है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेस करती है कंप्यूटर्स के ऊपर, और कंप्यूटर को मैंने जैसे आपको बताया कि थ्रेशोल्ड लॉजिक उन्होंने स्टार्ट किया था कंप्यूटर्स को ये सिखाने के लिए कि आपने इंसानी बिहेवियर को कॉपी कैसे करना है। और इंसान आपको पता है कि वो यानी जिस जगह, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, रिकॉर्डिंग रूम में बैठी हुई हूँ, और मैं देख रही हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। कोई चीज़ ऐसी है जो कि मुझे एकदम से क्लिक करती है, जो नहीं है तो वो मेरे जहन में आ जाती है, और बाहर तो मैं ये रिकॉर्ड करवा रही हूँ, लेकिन मेरा जहन मुस्तकिल सोच रहा है पीछे कि ये चीज़ मैंने कहाँ देखी थी, क्योंकि मेरे जहन की जो मेमोरी है ना वो मुझे बार बार डिस्टर्ब करती रहेगी, और उस वक्त तक डिस्टर्ब करती रहेगी जब तक वो उस नुक्ते पे नहीं पहुँच जाएगी जो कि उसको, उस प्रॉब्लम को, या वो जो अलर्ट मेरे जहन में आया था उसको सॉल्व नहीं कर लेती। तो ये जो, चूँकि हम कंप्यूटर को यही चीज़ तो सिखा रहे हैं कि भाई आपने ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो कॉपी करना है, तो इसलिए वो भी अपने कंप्यूटर, अगर मेरे सामने पड़ा हुआ ना ये वो कंप्यूटर जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना है, वो भी अपनी एनवायरनमेंट को परसीव करता है, वो सुनता है, वो देखता भी है और वो सुनता भी है। कोई बंदा आया उसने कोई बात बोली, कोई बंदा आया उसने कोई बात बोली, कोई बंदा, वो सारी उसकी मेमोरी में जो है ना वो फीड होती चली जाती है। आपने गौर किया होगा कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, बिल्कुल 2-3 साल का, जब वो बोलना सीख रहा होता है, तो आप कभी उसके बिहेवियर के ऊपर गौर करें ना, तो वो बच्चा हर चीज़ इधर उधर बड़े ही गौर से देखता है, और वो लफ्ज़ों को बड़े गौर से सुनता है। फिर वो उन लफ्ज़ों को, वो जो आसपास उसके पड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना, उनके साथ वो कोरिलेट करने की कोशिश करता है, और अपनी टूटी फूटी ज़बान में जैसे भी होता है ना, वो मतलब उसको वो रिपीट करने की कोशिश करता है। मैं आपको अपने बेटे की एग्जांपल देती हूँ। उसने जो पहला लफ्ज़ बोला ना वो था ट्रैक्टर। उसने ट्रैक्टर देख लिया, और वो ज़ाहिर है बच्चा जैसे पूछता है माँ बाप से, तो हमने उसको कहा ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर तो उससे नहीं बोला जाता था, वो टैटर 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 करता रहता था हर वक्त। जहाँ उसको वो नज़र आनी उसने टैटर टैटर करना शुरू कर दिया। हमें पहले समझ नहीं आती होती थी कि ये क्या कहता है, तो फिर हमने ये रियलाइज़ किया कि अच्छा, इसने एक को, हमने इसको लफ्ज़ बताया था, इसने वो देखा, अब उसको जहाँ भी वो चीज़ नज़र आती है वो टैटर टैटर बोलता है। अब वो हमें तो समझ नहीं आती, लेकिन उसका ब्रेन मुस्तकिल वो सेव कर रहा होता है कि अच्छा ये ट्रैक्टर है, वो जहाँ भी देखेगा उसको नज़र आएगा ट्रैक्टर या ट्रैक्टर जैसी कोई चीज़, वो फट उसका ज़हन बोलेगा कि ये ट्रैक्टर है। वो कोई नई चीज़ देखेगा, वो उसके बारे में पूछेगा। बच्चे आपको पता है बहुत सवाल करते हैं, बाज़ वक़्त ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि आप शर्मिंदा हो जाते हैं, तो उनको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो उनकी लर्निंग स्टेज होती है और वो उनके जहन की मेमोरी में वो फिक्स हो रही होती है। ये जो कंप्यूटर है ये भी अपनी एनवायरनमेंट को परसीव करता है। हर आने वाला बंदा जो भी लफ्ज़ बोलता है वो उसके दिमाग में, उसकी मेमोरी में वो जो है ना वो फीड होता जाता है। सिर्फ फीड ही नहीं करता, वो अपने जहन, अपनी मेमोरी में सेव ही नहीं करता, बल्कि वो उसको इस्तेमाल करके अपने एक्शंस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा होता है, ताकि जो उसको टास्क दिया गया है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी करने का, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल कर सके और कामयाबी के साथ मुकम्मल कर सके। अब कौन से ह्यूमन बिहेवियर हैं जिसको वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा होता है? उसमें सारे के सारे जो हैं वो कोग्निटिव फंक्शंस हैं।
अब ये कॉग्निटिव फंक्शंस जो है ऑब्वियसली वो ह्यूमन ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, और वो क्या है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है लर्निंग। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना, बच्चा कैसे लर्न करता है, कंप्यूटर भी ऐसे ही लर्न कर रहा है। थिंकिंग, अब वो सोचता है, बच्चा सोचता है अच्छा ये तो उसी से मिलती जुलती चीज़ है, वो उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा, या कोई उसको करेक्ट करेगा, उसको सही बात बताएगा। उसके बाद है नोइंग, फिर वो जब उसको कोई करेक्ट करता है, उसको सही नाम बताता है, तो वो उसकी मेमोरी में चला जाता है। फिर वो रिमेंबर रखता है, बच्चा अपने उस लफ्ज़ को जो उसको बताया गया वो उसको याद रखता है। अच्छा, फिर वो जज करता है, उस अपनी मेमोरी को यूज़ करते, अगर उसने ट्रैक्टर देखा है और ट्रैक्टर जैसी कोई चीज़ उसने फिर देख ली, तो वो सोचेगा कि अच्छा ये ट्रैक्टर है या ये गाड़ी है, ये क्या, फिर वो सोचेगा, फिर वो सही लफ्ज़ के ऊपर आएगा, और फिर इन सारी चीज़ों को वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जो भी उसको मुश्किल पेश आती है उसको वो सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। उसको लैंग्वेज आती है कि नहीं आती, उसको अंग्रेज़ी आती है कि नहीं आती, उर्दू आती है कि नहीं आती, पंजाबी आती है कि नहीं आती, उसका दिमाग अपनी ही एक लैंग्वेज जो है उसको वो इस्तेमाल कर रहा होता है, और वो सारी चीज़ें जो अपने ज़हन में रिसीव कर रहा होता है, और यही चीज़ें हम कंप्यूटर को सिखाते हैं, उस कंप्यूटर को जिसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब कॉग्निटिव फंक्शन जो है इसकी थ्योरी क्या है? ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि ह्यूमन माइंड जो है वो भी एक कंप्यूटर है। अब ये आप देख लें कि कंप्यूटर जो है एक्चुअली इन्वेंट हुआ था इंस्पिरेशन लेकर ह्यूमन माइंड से ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और ह्यूमन माइंड कंप्यूटर की तरह है जो कि कंटिन्यूअसली डेटा कलेक्ट करता रहता है और उसको प्रोसेस भी करता रहता है और उसको एनकोड भी करता रहता है। ये ह्यूमन माइंड का एक फंक्शन है। अच्छा, इस कॉग्निटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसान जो भी एक्सपीरियंस हैं, जो भी उसके स्टिमुलाई हैं, वो उसके लिए अपने दिमाग की तरफ देखता है। यानी जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया ना कि मैं इस कमरे में बैठी हुई हूँ, तो कोई भी चीज़ जो है वो अगर नई है वो मुझे क्लिक करेगी, जो कि मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि इस कमरे में होगी, तो फिर मेरा दिमाग सोच, अगरचे मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरा दिमाग कंटिन्यूसली पीछे सोच रहा है, और वो मुझे कंटिन्यूसली गाइड कर रहा है कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है। इस प्रोसेस के दौरान भी वो मुझे बता रहा है, और वो मुझे एक उसके ऊपर ले आएगा, और वो मैं उसको फिर इस्तेमाल करूँगी, फिर मेरा ज़हन जो है ना वो रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा, अब यही काम कंप्यूटर भी कर रहा है, वो डिसीजन भी कर रहा है, वो प्रोसेस भी कर रहा है, जो भी डेटा, जो भी बात, जो भी आवाज़ उसके कान में पड़ती है वो उसको सेव भी कर रहा है, वो उसको प्रोसेस भी कर रहा है, और फिर वो कोशिश करता है ये जानने की कि ये कौन सी लैंग्वेज है। और फिर वो जो हैं अपने मतलब जो भी वो लेता है, स्टिमुलाई लेता है, इधर उधर से उनको स्टोर करता जाता है, और उसको अपने उस खाने में फिट इन करता जाता है जहाँ उसके पास पहले से उस वो या उससे मिलती जुलती कोई चीज़ें होती हैं, और फिर वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर रहा होता है अपनी ही मेमोरी को इस्तेमाल करते हुए। अब ह्यूमन कॉग्निशन होराइजन जो है उसमें परसेप्शन भी आता है, उसमें अटेंशन भी आती है, उसमें थॉट प्रोसेस भी आता है, उसमें इंटेलिजेंस भी आती है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज भी आती है, उसमें मेमोरी भी आती है, यानी वर्किंग मेमोरी और दूसरी शॉर्ट मेमोरी जो है वो दोनों आती हैं ना। अब जो शॉर्ट मेमोरी है वो तो बड़ी सुपर क्विक होती है, जैसे एक चीज़ मैंने देखी और मुझे एकदम से याद आ गया, हाँ ये तो वो है। जो वर्किंग मेमोरी है वो ज़रा सा थोड़ा सा टाइम लेती है, और वो रिलेट करती है उस मेमोरी के साथ जो मुझे सोचने पे, यानी मेरा दिमाग जो सोच रहा होता है कि अच्छा ये क्या है, ये क्या, ये क्या, उसमें वो थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन जो क्विक मेमोरी है, शॉर्ट मेमोरी है, वो तो फौरी तौर पर मुझे बता देगी कि हाँ ये फ़लाँ चीज़ है और ये तुमने फ़लाँ जगह देखी थी, तो इसलिए वो होती है शॉर्ट मेमोरी। ज़रा थोड़ा सा टाइम लेती है ना, और उसमें वो फिर मैनिपुलेशन भी आ जाती है। अच्छा, अब जजमेंट, इवैल्यूएशन, रीजनिंग, कंप्यूटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जो है वो है, और कम्प्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, ये सारे का सारा जो है ये आपका जो ह्यूमन कॉग्निशन होराइजन है उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। अब जो इंडिविजुअल है ना, एक पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा जो होराइजन है कॉग्निटिव होराइजन जो है उसको मैं ऐसे डिफाइन करूँगी कि ये एक डिस्टेंस है बिटवीन टू आइटम्स इन दैट इंडिविजुअल्स माइंड। अब मसलन मेरे जहन में दो चीज़ें हैं, फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको आसान सी मिसाल देती हूँ कि एक मेरे माइंड में गंदगी है और एक मेरे माइंड में क्लीनिनेस है। अब मेरा माइंड जो है ना वो मेरे माइंड के मेकअप के ऊपर है कि वो गंदगी और गलाजत को मैं
मैंने इतने करीब करीब देखती हूँ कि मुझे गंदगी गलाजत वो सफाई नज़र आती है और सफाई गंदगी नज़र, यानी मेरे लिए उनमें वो करना जो है ना, वो डिफ्रेंशिएट करना जो है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। यानी मतलब कहने का ये है कि मैं स्ट्रिक्टली सफाई पसंद भी नहीं हूँ और मैं स्ट्रिक्टली अपने इर्द गिर्द गंद भी डाल कर नहीं, मेरे नज़दीक इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो एक्चुअली ये जितना भी आपका डिफरेंस जो है ना दो एंटिटीज़ के दरमियान आपके ब्रेन में जो कम डिफरेंस होता है, इसको हम कहते हैं लार्ज माइंडेडनेस और स्मॉल माइंडेडनेस। अब जो स्मॉल माइंडेड लोग जो है ना, उनके लिए तो गंदगी गंदगी नहीं और सफाई सफाई नहीं, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ें एक है ना। और जो लार्ज माइंडेडनेस है वो तो कहेंगे ओ माय गॉड, इस कदर गंद मचाया हुआ है, वो फ़ौरन उनका ज़हन दिमाग ख़राब हो जाएगा, वो फ़ौरन उसको उठाएंगे, उठा के चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर सेट करेंगे और फिर वो आराम से बैठेंगे। ये होता है लार्ज माइंडेडनेस। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट भी करेगी और ये आपको मज़े की भी लगेगी कि ये इंटेलिजेंस जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको यानी समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों को एक्चुअली जहन में रखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आप ये याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये अम्ब्रेला टर्म है, ये एक सिंगल टर्म नहीं है, अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर कंप्यूटर विजन भी आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आता है, वर्चुअल असिस्टेंस भी आता है, रोबोटिक प्रोसेसर भी, ऑटोमेशन भी आता है, एडवांस मशीन लर्निंग भी आती है। और ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, इनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह आप अपना कंप्यूटर जो है वो अपने कॉग्निटिव होराइजन को एट पार ले जाए ह्यूमन होराइजन के साथ, और इन सर्टन केसेस आजकल तो वो अबव ह्यूमन होराइजन है। अब ये टर्मिनोलॉजी जो मैंने बोली, जैसे कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज, ये मैं आपको इस वक्त नहीं बताती, ये जैसे जैसे जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या मकसद है, चूँकि फिर आपको उसका ना सिर्फ ये कि मतलब समझ आएगा बल्कि उसका रेलेवेंस भी समझ में आ जाएगा। तो ये तो है आपका इंट्रोडक्शन, आपके लिए मैंने बोला है, जो कि बेसिस बनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंसीव करने की, और फिर उसको मतलब क्या क्या मेथड हमें करना पड़ा, क्या यानी अर्थ में आसान अल्फाज में हमें क्या क्या जतन करने पड़े कि हम कंप्यूटर को वो सिखाएं कि वो हमारे लिए वो सारे काम करे जो ह्यूमन ब्रेन करता है, क्योंकि हम उसमें से ह्यूमंस को माइनस करना चाहते हैं, स्पेशली डेटा एंड एनालिटिक्स के ऊपर, जिसका मतलब सिंपल सा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ही डेटा एंड एनालिटिक्स के ऊपर करती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप ये सब काम नहीं कर सकते, और ये मैं आपको अगले ही वीडियो में बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री के ऊपर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री क्या है। अच्छा, मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये स्टार्ट हुई थी विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, यानी जब हमने इंसानों की सोच को अल्फाज देना शुरू किए तो उस वक़्त ये शुरू हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, आजकल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे पहले भी ये एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उस वक़्त ये डिजिटल फॉर्म में, यानी हम उस सोच को अल्फाज नहीं दे सकते थे बल्कि वो सिंबल्स के तौर पर आती थी। यानी अर्ली एजेस के लोग जो हैं, आपको पता है वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। उस वक्त ना तो कोई ज़बान थी, ना कोई लिखने की चीज़ थी, ना ही कुछ और था, तो वो ना ये कुछ यानी वो सिंबल्स बना लेते थे किसी भी किस्म का। कोई एक लफ्ज़ उन्होंने कन्वे करना है, कोई एक बात कन्वे करनी है, उसका एक सिंबल है, कोई एक लाइन खींच दी। आप ज़रा गौर करें कि चाइनीज़ और जापानीज़ लैंग्वेज के ऊपर ज़रा आप गौर करें, उसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, उसमें सिर्फ लाइनें हैं। आपने ऊपर से नीचे लाइन खींच दी, आपने वर्टिकल लाइन खींच दी, आपने हॉरिजॉन्टल खींच दी, आपने तिरछी खींच दी, आपने राउंड कर दी, आपने कुछ, यानी हर चीज़ जो है वो उन लाइनों के अंदर छुपी हुई है, और ये है एशियन तरीका। तो उस वक्त सिंबल्स इस्तेमाल होते थे। सिंबल यानी आप कोई चीज़ बना लें या कोई आप लाइन लगा दें, तो वो जो थी वो कन्वे करता था मैसेज को। अब इस चीज़ को ये जब मॉडर्न लोगों ने जब पढ़ना लिखना शुरू किया, और उनको जब ये चीज़ पता चली कि अच्छा पहले दौर में कम्युनिकेशन जो है वो सिंबल्स के थ्रू होती थी, तो उन्होंने 1940 में ये डिसाइड किया कि हम एक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाएंगे। डिजिटल का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि हम इसको अल्फाज देंगे और वैल्यू देंगे, कोई अल्फाज भी देंगे, वैल्यू भी देंगे, यानी कोई लफ्ज़ बोला जाएगा जैसे कंप्यूटर लफ्ज़ हम बोलते हैं, और कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी जाएगी, जैसे
1 2 3 4 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आप उसे देते 1940 में अंदाज़ा करें उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया। और इस ये आइडिया जो था लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशनल लगा और लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस मुबासा भी हुआ, बड़ी डिस्कशन भी हुई और इसके ऊपर मतलब जो एंड रिजल्ट था वो ये था कि जो साइंटिस्ट थे वहाँ पर, और ये एक वर्कशॉप के दरमियान हो रहा था जो डार्टमाउथ कॉलेज में हुई थी 1956 में, यानी 1940 से लेके 1956 तक वो इस नतीजे पर पहुँचे कि हम ये प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर बना लेंगे, लेकिन इसको एक जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी। और उसके लिए उन्हें वो लोगों को आइडिया बहुत पसंद आया और उनको बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो फंडिंग दी गई। लेकिन 1973, अभी 1956 की बात है, उनको 1973 में उन्होंने कहा था कि एक जनरेशन लगेगी। 17 साल के बाद ही वो सारी की सारी जो है वो फंडिंग वो विड्रॉ कर ली गई और इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वो हो नहीं रहा था, यानी फंड जो डोनर्स थे जिन्होंने फंड्स देने थे वो जो सोच के उन्होंने फंड दिया था उनको वो नज़र नहीं आया, तो जाहिर है अपने पैसे का कोई इतना ज़्यादा ज़ियान तो नहीं चाहता ना, उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। 1980 में फिर जापानीज़ गवर्नमेंट ने और उसके कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से उन्होंने मिलकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का था ना वो रिसर्च वो फिर दिया और एक नया बूस्ट उन्होंने इसको इसमें क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन 1980 के एंड के ऊपर जाकर उन्होंने फिर विड्रॉ कर लिया और अब आपके उन्होंने कम्प्लीटली बैन लगा दिया। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, सो स्टॉप इट। और फिर उन्होंने बंद कर दिया और ये बैन रहा 2010 तक। 2010 तक 2010 के बाद इसमें एक नया बूस्ट आया। क्यों आया? इसलिए कि इस वक्त तक यानी 1956 से लेके 2010 तक हमारे पास बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स आ गए थे, बहुत पावरफुल हार्डवेयर्स थे, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर थे, हमारे पास नए मेथड्स आ गए थे, हमारे पास अवेलेबिलिटी थी बिग डाटा की। बिग डाटा, अब ये मैं आपको बताऊंगी कि ये बिग डाटा क्या चीज़ है। और ये बिग डाटा ही था जो कि पिछले 1956 से लेकर 2010 तक लोगों को अवेलेबल नहीं था और हमारे पास फास्ट कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर पावरफुल नहीं थे, इसलिए हर दफ़ा फंडिंग मिलती ज़ाया हो जाती, मिलती ज़ाया हो जाती। और अब ये जो 1910 से ऑनवर्ड शुरू हुआ तो उसके बाद से देयर इज़ नो लुकिंग बैक। अब ये जो बिग डाटा था ये जब मिला हमें तो उसके बाद से ये एक जो नया एक बूस्ट आया और जो नया काम शुरू हुआ तो इसने हमें यानी एक बिग डाटा और एक पावरफुल कंप्यूटर ने इसने हमें सिखाई एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग टू एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री, यानी हमने लोगों को अब ये सिखाना शुरू कर दिया। अब ये यहाँ तक आप इसको याद रखिएगा कि हमारे पास बिग डाटा आ गया 2010 तक, हमारे पास पावरफुल कंप्यूटर्स आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए, हार्डवेयर आ गए और हमने मशीन लर्निंग जो है वो एकेडेमिया में यानी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू कर दी। अब नेक्स्ट जो ब्लॉग है उसमें फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि डेटा और आर्ट यानी ये डेटा जो वेरियस फॉर्म ऑफ डाटा ये किस एंटिटी का नाम है, डेटा हम किसको कहते हैं और इसका नेक्सस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ये मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग किट। आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये जो है ये नई सीरीज़ है और ये स्टूडेंट्स और हर उस शख्स के लिए जो कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है, हम श्योर सारी करना चाहते हैं, तो उनके वो इसको मिस ना करें। क्योंकि अगर आप एक व्लॉग भी मिस कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि आगे क्या हो रहा है ना, क्योंकि हर चीज़ जो है वो पिछले के साथ जुड़ी हुई है। तो अगले उसके लिए तैयार रहिए अपनी कॉपी पेंसिल समेत, जिसमें आपको डाटा के बारे में बताया जाएगा और ये कैसे इस्तेमाल हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।